नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार तो बना ली है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा भी पहले ही हो चुकी थी। चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद 8 तारीख को परिणाम आए हैं, लेकिन अब तक वहां मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। 3 बार टाली जा चुकी है। पहले 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना था, उसके बाद 15 तारीख को, अब 17 तारीख की घोषणा की गई है। लेकिन जो परिस्थितियां हरियाणा में बनती जा रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन तारीखों को टालने की जो कोशिश है वो अनायास नहीं है। इनके पीछे कोई बड़ा कारण है, और बड़ा कारण यह है कि वहां मुख्यमंत्री के कई दावेदार सामने आ रहे हैं और सबकी दावेदारी अपनी तरह से काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और दावेदारी इस तरह है, यानी पार्टी के भीतर इस चीज को लेकर अब इस तरह घमासान मचा हुआ है कि सीधे आला कमान अब उसको उसने अपने नियंत्रण में ले लिया है। उसको पूरी तरह से अब वो देख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह खुद ऑब्जर्वर बनकर 16 तारीख को यानी परसों हरियाणा पहुंच रहे हैं और वहां तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाएगा। इन सारी स्थितियों के बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी को लेकर अनिल विज के बयान आ रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह के बयान आ रहे हैं, इसके अलावा इनके पक्ष में जिस तरह से विधायकों की लामबंदी हो रही है, पार्टी के भीतर जिस तरह से उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा को लेकर एक बहस चल रही है, इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री की राह, नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनने की राह इतनी नजर नहीं आ रही है जितनी कि मतगणना के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला दिखाई पड़ रहा था। बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है, 48 सीटें ले आई है भारतीय जनता पार्टी। अब तक हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं उसके पास। उसका भारतीय जनता पार्टी का अपना परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहा है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, घोषणा भी कर दी गई थी कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री का फेस होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, अब इसे लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। उसके पीछे कारण है, और कारण यह है कि मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, चाहे वो अनिल विज हो और जो सबसे बड़ी दावेदारी इस समय कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, और कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा से, यानी जिस इलाके से वो आते हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, और अभी नहीं बल्कि पिछले बार भी मिली थी, तो उसकी दावेदारी सबसे ज्यादा है। उत्तर हरियाणा से ही बार बार मुख्यमंत्री का बनना ठीक नहीं है, और इस दावेदारी को लेकर वहां बैठकों का दौर चल रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अब राव इंद्रजीत को समझाने के लिए और पूरे मसले को टैकल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को यहां भेजा जा रहा है। 16 तारीख को ये दोनों लोग ऑब्जर्वर की हैसियत से पहुंचेंगे। विधायक गण की बैठक होगी, विधायक दल की, उसमें नेता चुना जाएगा। अब नेता किसको चुना जाता है ये देखने वाली बात होगी। विधायक दल की बैठक में ये जो दावेदारी है ये किस तरह से बाहर निकल कर आती है उसको देखना होगा। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि बार बार जो शपथ ग्रहण समारोह टाला जा रहा है उसके पीछे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर और विधायकों के भीतर जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो गृह मंत्री अमित शाह को खुद वहां न जाना पड़ता ऑब्जर्वर बनकर। अमित शाह का मतलब, इसका मतलब उस चीज को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देख रहे हैं और उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच नायब सिंह सैनी असम में हैं, गुवाहाटी में, वहां वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर गए, मां कामाख्या का उन्होंने दर्शन किया, और इस बीच उन्होंने हरियाणा की राजनीति पर भी बयान दिया। हालांकि वो बहुत कूल दिखाई पड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि स्थितियां उनके कितनी अनुकूल हैं। एक बार सुनते हैं कि गुवाहाटी में क्या कहा नायब सिंह सैनी ने, उसके बाद इस मामले में जो और अपडेट है उसकी आपको जानकारी देंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं कि नायब सिंह सैनी ने गुवाहाटी में हरियाणा में जो चल रही है, जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर, उस पर उन्होंने क्या कहा।
हम मजबूती से लग करके हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो विकास की एक नई गति चली है, जो भेदभाव हरियाणा के साथ बरता जाता था क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर, परिवारवाद के नाम के ऊपर, और जिस प्रकार से युवाओं की अनदेखी होती थी, किसान की अनदेखी होती थी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, ये सरकार मजबूती से हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार का दायित्व होगा। हम मजबूती से सर लेजिस्लेटर पार्टी का जो मेंबर्स का मीटिंग होगा और टेकिंग सेरेमनी से पहले, सर वो कब होगा सर? वो 16 तारीख को होगा और 16 तारीख को हमारे जो इंचार्ज लगे हैं, जो ऑब्जर्वर आए हैं, आदरणीय अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या माँ के चरणों में मुझे आने का, शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। तो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि 16 तारीख को ऑब्जर्वर्स के उपस्थिति में वहां विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, 17 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। ये 17 तारीख तीसरी बार तय की गई है, पहले 12 तारीख थी, फिर 15 तारीख हुई, अब 17 तारीख। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि इसमें इस मामले में अमित शाह भी इन्वॉल्व हो गए हैं। मोहन यादव को बुलाया गया है ताकि वो राव इंद्रजीत सिंह से बार्गेनिंग कर सके, बातचीत कर सके या उनको मना सके, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अहिरवाल बेल्ट जो है वहां पर एक अच्छा खासा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसीलिए वो अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ रख रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच गुवाहाटी में पहुंचे नायब सिंह सैनी को पूरा भरोसा है कि 17 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा और अब शायद अगली डेट ना मिले। लेकिन क्या ऐसा लगता है अमलेंदु जी की अब इसकी तारीख और नहीं बढ़ेगी? और इस मामले में अगर सीधे अमित शाह इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोहन यादव को बुलाया जा रहा है, लगातार शपथ ग्रहण समारोह टल रहा है, तो इसके पीछे क्या देखा जाए? क्योंकि जिस आधार पर वहां चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे उनके समर्थक विधायक हो, उत्तर दक्षिण हरियाणा की जो बात हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर दक्षिण हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बना तो यह नाइंसाफी होगी, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या वहां पर विधायकों के बीच एक अब उथल पुथल चल रही है, दुविधा है मुख्यमंत्री पद को लेकर? देखिए समीर जी, मुख्यमंत्री पद को लेकर निश्चित तौर पे दुविधा है और जिस तरीके से पिछले दिनों विधायकों ने राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की है, इसका मतलब राव इंद्रजीत सिंह ने एक तरह से देखा जाए अपना शक्ति परीक्षण दिखाया है केंद्रीय नेतृत्व को। अमित शाह जब से अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, तब से वो कहीं भी ऑब्जर्वर बनकर नहीं गए हैं। पहली मर्तबा है कि वो ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हैं। दूसरा कि मोहन यादव को जो ऑब्जर्वर बनाया गया है उनके साथ में, तो इसका मतलब यादव, चूँकि राव इंद्रजीत सिंह यादव हैं, तो उनको साधने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि हमने यादव मुख्यमंत्री को था भेजा और एक यादव हमारा मुख्यमंत्री और दूसरा हम यादव मुख्यमंत्री कैसे बना दें, शायद ये संदेश देने के लिए भी मोहन यादव को उसमें शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बात समीर जी ये है कि ये साफ तौर पर समझाया सकता है कि अगर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं मोदी जी के बाद नंबर 2 हैं और ये बताया जाता है कि मोदी जी की आत्मा जो है वो अमित शाह जी में ही बसती है। अमित शाह जी जो भी करते हैं वो मोदी जी की इच्छा के बिना वो हिलते भी नहीं हैं, तो अमित शाह जो करते हैं वो मोदी जी ही करते हैं। तो अगर अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो अगर ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हैं, इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी खुद ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हैं। अब समीर जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ था 2017 के चुनाव में, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे और उस समय यहाँ उत्तर प्रदेश में जो केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, जो इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वही थे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसे तो राजनाथ सिंह जो थे प्रधानमंत्री बनते, मोदी जी नहीं बनते, चूंकि अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। तो लेकिन फिर भी वो दावेदार समझे जा रहे थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सबसे बड़ी उनकी दावेदारी थी, वो कह भी रहे थे। लेकिन अमित शाह से उनकी बात होने के बाद वो बीमार पड़ गए थे और बीमारी के बाद हमने देखा कि वो अस्पताल में भर्ती हुए और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो थे वो मुख्यमंत्री बन लिए गए। अब देखना ये है कि अमित शाह के पर्यवेक्षक बनने के बाद राव इंद्रजीत सिंह बीमार पड़ते हैं
या ग्रहण जो है वो नायब सिंह सैनी के शपथ पे पड़ता है? जी बिल्कुल ले, और उसी तरह की परिस्थितियों की चर्चा यहाँ हरियाणा में भी हो रही है कि जब उत्तर प्रदेश में 2017 में, हालांकि हरियाणा में तो ये चुनाव नायब सिंह सैनी के फेस पर ही लड़ा गया, 2017 में नहीं लड़ा गया था किसी के फेस पर, और उसमें केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, और माना गया कि उनकी वजह से जो ओबीसी वोट्स है वो सेंट्रलाइज हुआ भारतीय जनता पार्टी की और उसने वोट दिया, ये कहा जा रहा है। उसी तरह की बातें हरियाणा में भी कही जा रही हैं कि ये जो पूरा इलाका है राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव का, इसमें यादव बहुल इलाका है और बैकवर्ड बहुल इलाका है, यहां पर इन लोगों ने वोट दिया, तो उनकी दावेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र का और उनके समुदाय का, उनकी जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि पहले ही नायब सिंह सैनी को घोषित कर चुके हैं, ऐसी स्थितियों में पलटकर नायब सिंह सैनी की बजाय किसी दूसरे को बनाना, वो भी भारतीय जनता पार्टी को सेफ रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी ओर इन नेताओं की जो दावेदारी है उसको नजरअंदाज कर पाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए भी हो रहा है कि बहुमत से महज 2 सीटें ज्यादा हैं, और यह चूंकि राव इंद्रजीत सिंह के पास लगभग दर्जन भर विधायकों का समर्थन है, और इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व हल्के में नहीं ले सकता है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह बात अमित शाह को मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है। जाहिर सी बात है कि अमित शाह को वहां भेजने का मतलब यह है कि हरियाणा में स्थितियां इस समय कितनी गंभीर हो चुकी हैं इस मामले में मुख्यमंत्री के पद को लेकर, और दूसरी ओर केंद्र सरकार इसको कितनी गंभीरता से देख रही है, ले रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता है गृह मंत्री अमित शाह, उनको ऑब्जर्वर बनाकर वहां भेजा जाता, और साथ में वहां जो सबसे ज्यादा जो जिसकी तरफ से प्रतिरोध हो रहा है, जिसकी तरफ से एक पैरेलल दावेदारी मुख्यमंत्री पद की जा रही है, राव इंद्रजीत सिंह, उनको मैनेज करने के लिए मोहन यादव को भेजा जा रहा है। अब इन सारी परिस्थितियों में हरियाणा का जो अब शपथ ग्रहण समारोह बार बार टल रहा है मुख्यमंत्री का, उसके लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि उन स्थितियों में ये जो राव इंद्रजीत का दावा है कि आपके ज्यादातर मंत्री जब हार चुके हो चुनाव, उस स्थिति में इस पूरे इलाके में यहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग 100% का रहा, यानी उस क्षेत्र के जितने विधायक थे, खासतौर पर वो जिनको राव इंद्रजीत सिंह की सिफारिश पर टिकट मिला था, वो सारे विधायक वहां जीत कर आए हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब हरियाणा की जो राजनीतिक परिस्थिति है, वहां जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, दावेदारी के कई जो फोरम फ्रंट बन चुके हैं, उनमें नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बन पाना कितना आसान है, यह देखने वाली बात है। उधर अनिल विज फिर से दावेदारी अपनी सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन बार बार वो कह रहे हैं कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हरियाणा नंबर 1 हो जाएगा। सीधे तौर पर इसका मतलब है कि उनके अंदर भी ये चाहत है, और कह चुके हैं कि लगातार वो 7वीं बार वहां से अंबाला कैंट से विधायक बनकर आए हैं। वो तब से विधायक बन रहे हैं जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का विधायक होते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है समीर जी। और देखिए, जो माँ कामाख्या के दर्शन करने गए हैं नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बनने से पहले, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी एक मनोज सिन्हा नाम के नेता हुआ करते थे, वो भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने चले गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और लौटकर जब आए तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और जो थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन बेकार चले गए थे। तो अब ये मैं इसका कोई कनेक्शन नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे मत्था टेकने से चीज़ें नहीं हुआ करती हैं। होता वही है जो विधायक चाहेंगे, और किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व किसको मना पाता है और किस तरीके से बता। अब जैसे मैंने बताया कि उस समय केशव प्रसाद मौर्य बीमार पड़ गए थे, तो अब राव इंद्रजीत सिंह बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। तो ये जो अब चीज़ें दिख रही हैं बीजेपी के अंदर, उसमें अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 17 तारीख को नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, या उस पर कोई ग्रहण लग चुका है जी। और अगर वो ग्रहण लग चुका है तो वो ग्रहण कैसे उतरेगा, उसके लिए अमित शाह क्या करेंगे, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि अगर अमित शाह ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हैं, इसका मतलब कि चीज़ें
केंद्रीय नेतृत्व के कब्जे से बाहर हो चुकी हैं और खुद अमित शाह को मैदान में आकर ये संभालना पड़ रहा है। वरना जेपी नड्डा साहब किसी को भी बना देते, कैलाश विजयवर्गीय को बना के भेज देते ऑब्जर्वर। बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय भी तो सरकारें बनाते रहते हैं। हाँ, अगर वहां इतनी स्थिति स्पष्ट रहती कि वहां जिसके नाम की भी पर्ची निकाल दी जाएगी, और चूंकि वहां नाम की पर्ची निकालनी भी नहीं है, वहां तो नायब सिंह सैनी के नाम पर ही लोगों एक प्रस्ताव रखा जाना है और कहा जाना है कि सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इसका मतलब कि पार्टी को डर है कि शायद सभी लोग, सारे विधायक समर्थन न कर रहे हो, इसलिए वहां पर ऑब्जर्वर की भूमिका में सीधे गृह मंत्री अमित शाह को भेजा जा रहा है। बिल्कुल, कल देर रात यह सूचना आई कि वहां अमित शाह और मोहन यादव ऑब्जर्वर बनकर जाएंगे, और उसके पहले से ही बार बार शपथ ग्रहण की तारीख वहां टल रही थी। इससे यह साफ हो गया कि अब वहां पर यह मामला काफी पेचीदा हो गया है, फंस गया है। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद पर जो दावेदारी है उस पर अब ग्रहण लग गया है, उस पर काफी अब रुकावटें आ गई हैं। इसका मतलब यह है कि जो दूसरे दावेदार हैं, वो चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, खास तौर पर वही है, या फिर अनिल विज हो, उनकी तरफ से भी मजबूत दावेदारी की जा रही है और लॉबिंग की जा रही है पार्टी के भीतर। नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी पहुंचे गुवाहाटी में, लेकिन उससे पहले उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन किए, और दर्शन के बाद उन्होंने क्या कहा, हरियाणा में जो कुछ चल रही है, जो राजनीतिक उथल पुथल, उस पर उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनते हैं। हरियाणा की जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद, प्यार और जो हमने बातें कही हैं और जो पीछे हमने कार्य किया है पिछले 10 वर्षों में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा का एक समान रूप से विकास हमने किया है, बिना भेदभाव के किया है, इस विकास को हम और गति से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। क्योंकि जो युवाओं का एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार उपलब्ध कराना और हरियाणा को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। हम लगातार लोगों के बीच में काम को लेकर के, जो काम गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं, उनमें और गति उसको दे करके लोगों के हित के लिए वो काम चालू हों। और हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का एक गति से विकास किया है। उस विकास की गति को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने कुछ इस चुनाव के अंदर संकल्प भी लिए हैं और वो संकल्प भी हम पूरा करने का गति से काम करेंगे, ताकि हर लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार उतरे। ये सरकार जो हरियाणा के अंदर बनी है, ये गरीब की सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये महिला की सरकार है, ये युवा की सरकार है, जिनके हित के अंदर हमारी सरकार मजबूती से लगातार कामों को आगे बढ़ाते हुए उनके जीवन को सरल सुगम करने का काम करेंगे। सर, कामाख्या में जितने लोग आते हैं उनका कुछ ना कुछ मन्नतें होता है। आप भी चुनाव से पहले आया था अपने पत्नी के साथ, तो फिर से इलेक्शन में चुनाव में जीतने के बाद फिर से आए हुए, आपका भी मन्नत था क्या ऐसा? देखिए, माँ कामाख्या के चरणों में आकर के कुछ न कुछ व्यक्ति अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए और अपने लिए कुछ न कुछ वो प्रेरणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और माँ कामाख्या वो शक्तिपीठ है जो आशीर्वाद जिसका वो देती है, और हम अब ये आशीर्वाद लेने के लिए माँ कामाख्या के चरणों में आए हैं कि हम हरियाणा को गति से, बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार, बिना लोगों को की सुविधाओं के ऊपर मजबूती से खरा उतरते हुए हम गति से हरियाणा प्रदेश को। तो नायब सिंह सैनी, इस बात का उनको भरोसा है कि अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जो राजनीतिक स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही हैं, उन्हें देखते हुए अब उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी एक तरह से थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही है, और वहां दूसरे दावेदार मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। और उन मजबूत है या नहीं, लेकिन कम से कम उनको नजरअंदाज कर पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस चीज को पार्टी भी समझ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित
शाह अब ऑब्जर्वर बनकर वहां जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा एक मामला हो सकता है कि वहां नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री क्या सारे विधायक स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि वहां जो तमाम तरह की स्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं उसमें यह बात साफ तौर पर अब हरियाणा में जो भौगोलिक दृष्टि से भी यह कहा जा रहा है कि उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा जीत में किसकी भूमिका रही, इस बात को लेकर वहां बात चल रही है। चूंकि 2019 में भी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, बावजूद इसके कि उत्तर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था जितना कि दक्षिण हरियाणा में था। लेकिन अब एक बार फिर जब उस इलाके में से भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन रहा है तो निश्चित तौर पर वो उनकी दावेदारी मजबूत होती जा रही है। अमलेंदु जी, ये मामला भी काफी मजबूती से राव इंद्रजीत सिंह के जो पक्ष के विधायक हैं वो रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत मजबूती के साथ रखना, और ये बात सही भी है समीर जी कि अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, और जबकि अहिरवाल क्षेत्र इस समय बीजेपी के खिलाफ समझा जा रहा था और वहाँ बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली है। उसमें राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा योगदान है, और राव इंद्रजीत सिंह पूरे चुनाव के दौरान अहिरवाल क्षेत्र में कहते रहे कि अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे, और इसी के नाम पे वहाँ अहिरवाल क्षेत्र में वोट मिले उनको। तो अब अगर बीजेपी ये अन्याय करती है राव इंद्रजीत सिंह के साथ और अहिरवाल क्षेत्र को अगर नहीं देती हो, देखिए एक सेंटीमेंट था वो हम लोगों ने भी देखा समीर जी, हम लोग जब गए थे ग्राउंड पे कि अहिरवाल क्षेत्र के लोग कह रहे थे कि जो भी कुछ होता है वो उधर जो जाट बाहुल्य क्षेत्र उधर से बनते हैं, इधर का मुख्यमंत्री कब होगा। और राव इंद्रजीत सिंह चूंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं और लगातार वो दावेदारी पेश करते रहे हैं, तो ये बीजेपी के ऊपर एक बड़ा दबाव है कि वो ये किस तरीके से क्या आपने ये तो समाज को बांट के वोट तो हासिल कर लिया आपने, लेकिन अब जो आपने बांटा है और जो बड़ा वर्ग है वो कह रहा है कि हमारी वजह से सरकार बन रही है, तो हमको बताओ सैनी का इसमें क्या योगदान है। राव इंद्रजीत सिंह ये कह रहे हैं जी कि सैनी का इसमें क्या योगदान है, सैनी के कितने वोट मिले ये कह रहे हैं, और सैनी के वोट कितने और अहिरवाल क्षेत्र में इनके कितने, राव इंद्रजीत सिंह के वोट कितने और कितने वो जीत के आए। तो ये जो अब जो किए जा रही हैं चीज़ें, इससे बीजेपी के सामने दिक्कतें बढ़ गई हैं और समझा ये जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने खूंटा गाड़ दिया है जी। और भैंस को जिस तरीके से पकड़ के खड़े हो जाते हैं उसी तरीके से खड़े हो गए राव इंद्रजीत सिंह और कह रहे हैं कि हमारी बात मानो वरना जो है वो सब इधर उधर हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह शंकर सिंह बाघेला बनने की राह पर आगे बढ़ते हैं या केशव प्रसाद मौर्य बन जाते हैं, ये देखना है बस। जी बिल्कुल, इसकी आशंका काफी ज्यादा है क्योंकि बहुमत से महज 2 विधायक ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और इन जी 3 निर्दलीय भी अब शामिल हो गए हैं। हाँ, 3 निर्दलीय भी शामिल हो गए, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी बहुत एक स्थिति नहीं है कि उसमें आशंका इस तरह की ना हो, क्योंकि उनके पास 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों का समर्थन और खुला समर्थन है जो लगातार उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। तो ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुश्किल साबित होती जा रही हैं। उधर महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर वहां सरकार घिरी हुई है, वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, और उस बैठक में महाराष्ट्र के तमाम नेता भी शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा वहां जो जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, खासतौर पर जो सहयोगी इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग से लेकर और तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। क्या कुछ होना है, एक बार सुनते हैं महाराष्ट्र में जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले हैं, जब दिल्ली पहुंचे वो बैठक में शामिल होने के लिए, क्या कहा बैठक के बारे में पत्रकारों से, एक बार सुनते हैं नाना पटोले को। देखो, आज हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही है। राज्य के हमारे सभी प्रमुख नेता यहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी रमेश चन्नीथला जी भी उसमें रहने वाले हैं और आने वाले चुनाव की सब रणनीति यहाँ पर आज तय की जाएगी। सर, माना जा सकता है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो आज डिसाइड हो जाएगा, कांग्रेस कितनी सीटों पर क्लेम करने वाली है उसको लेकर आज फैसला हो सकता है। देखो, वो तो हमने उस स्टेट लेवल पे ही बहुत सारी चीजों को हमने शॉर्ट आउट कर लिया है, थोड़ी रही है तो कल और परसों की मीटिंग में खत्म हो जाएगी। सीएम टेस्ट को लेके भी कोई चर्चा हो चुकी है पहले से? नहीं, महाविकास आघाड़ी करके हम लोग सब महाराष्ट्र में चुनाव में जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि महायुति में जिस तरह से महाभारत चल रहा है तो आप सब लोग देख रहे हैं। लास्ट कैबिनेट में राज्य के अर्थमंत्री अजित पवार, वो तो उन लोगों ने बहिर्गमन कर दिया, तो ये सरकार में क्या चल रहा है वो आप देख रहे हो। और हमारा महाविकास आघाड़ी का एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र द्रोही सरकार
विश्वद्रोही सरकार और गुजरात को समर्पित रहने वाली ये सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने एक निर्णय लिया है कि हमारा महाराष्ट्र शव फुले अम्बेडकर विचारधारा का है, वहाँ पर मोदी और शाह के विचार नहीं चलेंगे। वो जिस तरह से मोदी और शाह ने महाराष्ट्र को अपना एटीएम कार्ड बना के रखा है, वो अब हम नहीं चलने देंगे। महाराष्ट्र को लूटकर उनने जिस तरह से गुजरात में हमारे सब उद्योग लेके गए, उसकी भी लड़ाई महाराष्ट्र में सब जनता हमारे साथ कर रही है और ये लड़ाई हम जीते। तो ये महाराष्ट्र के मुद्दे पर वहां चुनाव को लेकर और गठबंधन के घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है महाराष्ट्र के मामलों में। चूंकि एक दो दिन के भीतर ही महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है, उसकी संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में जिस तरह से वहां की एकनाथ शिंदे की सरकार कानून व्यवस्था पर घिरी हुई है, उसके पहले भी तमाम मुद्दों पर घिरी हुई थी, आरक्षण को लेकर, इन सारी चीजों के बीच में जो एनडीए के घटक दल हैं वहां, जिसको महायुति कहते हैं, जिसका जिक्र नाना पटोले भी कर रहे थे कि वहां पे महाभारत महासंग्राम छिड़ा हुआ है उनके बीच में। उन सारी स्थितियों के बीच अब हरियाणा में भी जिस तरह से जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री के पद को लेकर अब वहां एक उथल पुथल मची हुई है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इन सारी चीजों के बीच महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान कब होगा, अब सबकी निगाहें इस पर हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मारा गया है, जिस तरह से वहां पर एक गैंग वार की बात आ रही है और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गिरी हुई है, उस पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने कई सवाल उठाए हैं। आरजेडी के नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मृत्यु पर राजद नेता, उन्होंने कहा कि जिस तरह से और जिस इलाके में यह घटना हुई है उससे साबित होता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। अब आरोपी को गिरफ्तार कर हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं। आप यानी महाराष्ट्र सरकार अपनी ड्यूटी में फेल रहे हैं, इसे स्वीकार करें। लेकिन वहां सरकार में शामिल, चूंकि बाबा सिद्दीकी जिनको मारा गया है, उनको अजीत पवार के गुट की शिवसेना के नेता थे, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे थे, महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके हैं। लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई है उसे लेकर यह साफ है कि कानून व्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र सरकार को अगर घेर रहे हैं विपक्षी दल, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति वहां ठीक नहीं है। अब कानून व्यवस्था पर जिस तरह वहां ये घेरा जा रहा है बाबा सिद्दीकी को की मृत्यु को लेकर और सारी चीजों को लेकर, उस पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का एक साथ आना और सरकार को घेरना, इस बीच एनडीए के घटक दलों के बीच में जिस तरह से एक अदावत दिखाई पड़ रही है, इन सब चीजों के बीच महाराष्ट्र के चुनाव में गठबंधन की स्थिति क्या होने वाली है ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी, अजीत पवार जिस तरह से पहले ही गठबंधन से नाराजगी दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं, उसको देखते हुए ये जो घटना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, बहुत ये घटना बहुत निंदनीय है और ये महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़ा करती है। और समीर जी, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मसला अगर होता तो ऐसी वारदात जो है उसको रोका जा सकता था। ये कानून व्यवस्था से बाहर की चीज़ है और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है या पॉलिटिकल संरक्षण इसके पीछे कुछ ना कुछ है निश्चित तौर पर। क्योंकि कोई भी बड़ा अपराधी जब तक कि उसको सत्ता का संरक्षण नहीं होता इस तरीके की वारदात अंजाम नहीं दिया सकती। और ये तो खुद बाबा सिद्दीकी तो खुद सत्ता में शामिल थे। भाई एनसीपी अजीत पवार की है, उसके नेता थे, यानी अगर सत्ता में जो कोई दल है उसका नेता भी सुरक्षित नहीं है तो सरकार वहां किस लिए है, क्या कर रही है सरकार जी? तो ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। मनोज झा ने भी इसी को लेकर सवाल उठाए हैं समीर जी। जी बिल्कुल, और महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह से अब सरकार वहां की राज्य सरकार घिरी हुई है, तो चुनाव के ऐन पहले निश्चित तौर पर वो इसके लिए एक मुश्किलों भरा समय है, क्योंकि तमाम दूसरे मुद्दों पर भी एकनाथ शिंदे सरकार घिरी हुई है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो और भ्रष्टाचार का मामला, या फिर वहां जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के गिरने का मामला हो, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक साल भी वो मूर्ति नहीं टिक पाई, जिसका कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ऐसे तमाम मामले हैं, मराठा आरक्षण हो जिस पर सरकार घिरी हुई है। इन सारे मुद्दों के बीच अब गठबंधन के यानी जो एनडीए गठबंधन है
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला उसके घटक दलों के बीच भी महाराष्ट्र में काफी खटपट चल रही है और एक दूसरे के ऊपर लोकसभा चुनाव में हार के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार कैबिनेट की बैठकों को छोड़कर चले जा रहे हैं। सरकार जहां मुख्यमंत्री और दूसरे डिप्टी सीएम रहते हैं वहां वो पहुंचते नहीं हैं। ये सारी स्थितियां वहां दिखा रही हैं कि एनडीए के घटक दलों के बीच किस तरह से अनबन चल रही है और इस कोशिश में बताया जा रहा है कि अजित पवार हैं कि वो कैसे एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दें। लेकिन उनके लिए दिक्कत यह भी है कि उनके लिए इंडिया गठबंधन में भी आना बड़ा मुश्किल है। अमलेंदु जी, हाँ, इंडिया गठबंधन ने भी उनके लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं और काफ़ी उन्होंने प्रयास किया और ये भी अपनी गलती एक तरीके से स्वीकार करने की कोशिश की कि परिवार के साथ विश्वासघात करके उन्होंने गलत किया। इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बयान भी दिए, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर बयान देने का वो फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये तय कर लिया गया उद्धव ठाकरे और शरद पवार के द्वारा कि कोई भी जो इस तरीके का जो विश्वासघाती उसको हम वापस नहीं लेंगे ताकि अगला वो कोई विश्वासघात ना कर सके। तो अजीत पवार इस समय संकट में समझे जा सकते हैं, लेकिन अजीत पवार संकट में है, क्या वो महाराष्ट्र की सरकार को भी संकट में डाल देंगे, महायुति को संकट में डाल देंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा समीर जी, चूंकि बाबा सिद्दीकी की घटना से जिस तरीके से अजीत पवार को सदमा लगा है और ये सीधे सीधे सवाल देवेंद्र फडणवीस के ऊपर उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री वही है, गृह मंत्रालय उनके पास है और ये मांग हो रही है कि मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त कर दें अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देते हैं। तो अब अजीत पवार ये मांग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अजीत पवार के सामने संकट ये है कि नेता आपका जो है वो उसकी जान गई है, उसके समर्थन में विपक्ष खड़ा हुआ है और आप अपने नेता के जांच कराने के लिए या गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराने के लिए आप एक बयान तक जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये संकट अजीत पवार के सामने महाराष्ट्र में खड़ा हो गया। तो महाराष्ट्र की राजनीति भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन इधर हरियाणा में भी जो हो रहा है समीर जी, ये कम दिलचस्प नहीं है। हरियाणा में चीज़ें जिस तरीके से बदल रही हैं और अमित शाह को खुद जाकर मोर्चा संभालना पड़ रहा है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि हरियाणा में जीत भले ही गई हो भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि सैनी साहब कह रहे थे कि सारे इंतजाम कर लिए गए हैं और कांग्रेस ने अपनी शिकायत में भी कहा है कि उनके इस बयान को क्यों ना इस तरीके से देखा जाए कि मैनिपुलेशंस हुए हैं। लेकिन अगर मैनिपुलेशंस की बात ना भी मानी जाए और सैनी साहब की यही बात मान ली जाए कि सारे इंतजाम हो गए थे, तो अगर वो इंतजाम हो गए थे तो अमित शाह को ऑब्जर्वर बनकर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बिल्कुल क्यों पड़ती। और ये भी जो कांग्रेस पार्टी के आरोप हैं अमलेंदु जी, उस पर भी वो टिकी हुई है और उस पर भी वो लगातार कार्रवाई कर रही है। चुनाव आयोग को तमाम और सबूत उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उपलब्ध कराए हैं जो वहां ईवीएम को लेकर सवाल उठे थे और जिस तरह से वहां ईवीएम की धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मतगणना के दिन ही बहुत सारे सवाल उठाए, वहां मुलाकात भी की और उस पर उसको अपने सहयोगी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे कपिल सिब्बल ने भी इस पर कहा है कि कांग्रेस के आरोप हैं या कांग्रेस की जो शिकायतें हैं वो उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनकी जांच की जानी चाहिए। इस पर उन्होंने बोला है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, चाहे आरजेडी नेता हो, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं उन सब ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी इन शिकायतों पर भी अभी टिकी हुई है, इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार कर रही है। आगे की वो कार्रवाई करने पर क्या उसको करना है, आंदोलन करना है, उसकी भी तैयारियां अभी चल ही रही हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस ने जिन 20 सीटों पर धांधलियों की शिकायत दी है, चुनाव आयोग को उस पर जांच करनी चाहिए और निष्पक्षता बरतनी चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। एक तो ये, दूसरा समीर जी कि कांग्रेस ने जो लिस्ट सौंपी है और उसका दबाव चुनाव आयोग पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सीधा सीधा चुनाव आयोग पर आरोप है। महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होने में जो देरी को अब देखा जा रहा है वो इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि चूंकि हरियाणा में कांग्रेस ने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर सीधे सीधे लगाए हैं, तो चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव की अगर घोषणा इस समय कर देता है तो फिर और ज़्यादा घिर जाएगा। तो अभी तक जो घोषणा नहीं हुई और अभी तक कोई इस तरह की सूचना नहीं है कि आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से होने जा रही है। हालांकि समय कम बचा है, 26 नवंबर तक वहाँ नई विधानसभा गठित हो जानी चाहिए, तो ये पहले ही चुनाव की घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन समय निकलता जा रहा है, तो हो सकता है ऐसे हरियाणा में समय निकाला गया, फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह बने रहे, तो उस तरीके से एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो लेकिन सवाल यही है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाकर भी क्या आप चीज़ें संभाल पाएंगे?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो सवाल किया है कपिल सिब्बल ने ईवीएम मशीनों को लेकर, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं और उस पर जिस तरीके से पूरे विपक्ष का कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है ईवीएम मशीनों के मामले को लेकर और चुनाव के जो गंभीर आरोप हैं उसको लेकर, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हरियाणा में चीजें अभी बहुत कुछ बदलने वाली हैं और बहुत कुछ अभी लड़ाई बाकी है। जी बिल्कुल, यानी हरियाणा में केवल मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही बेचैनी नहीं चल रही है, संघर्ष नहीं चल रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो आरोप हैं कि ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी की वजह से तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और वहां ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी की शिकायतें करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों में आई हैं, जिनका उसने प्रमाण के साथ सारे दस्तावेज सौंपे हैं चुनाव आयोग को, तमाम दस्तावेज सौंपे हैं और इस तरह से करीब 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां इस तरह की धांधली की शिकायतें कांग्रेस पार्टी ने की हैं। तो वो मुद्दा भी अभी गर्म है, चूंकि चुनाव आयोग की ओर से इस तरह का कोई अभी जवाब नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सख्त रुख अपनाया है इस मामले में और चुनाव मतगणना के दिन ही कह दिया कि उसे यह परिणाम स्वीकार नहीं है, इसको कांग्रेस पार्टी अब बड़े पैमाने पर एक आंदोलन के रूप में इसको बनाने की तैयारी कर रही है और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का जिस तरह से साथ मिला हुआ है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मामले में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ दिखाई पड़ रहा है। केवल इसी मामले में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के चुनाव को भी अमलेंदु जी अगर देखा जाए तो वहां सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने जब महाराष्ट्र में अपनी रैली की विजयदशमी की, उस पर भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की है। और उसके अलावा उन्होंने फिर यह कहा, यह बयान जारी किया कि महायुति अपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर देती है। वहां यह मांग भी हो रही है और यह मांग हो रही है वहां एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की तरफ से भी, मुख्यमंत्री की पार्टी जो है, कि वो एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़े, जैसा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा करती है तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ये उसके लिए, जब महाराष्ट्र में वैसे भी चुनाव से पहले उसकी स्थिति कमजोर बताई जा रही है, ये उसके लिए और ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। शायद ये काम वो न कर पाए और अगर वो नहीं करती है तो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है बराबर बराबर सीटों की बल्कि ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। उसका दावा है कि लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट था एकनाथ शिंदे की शिवसेना का, वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा था और उसके आधार पर उसकी दावेदारी ज्यादा सीटों पर बनती है। ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी कैसे दे पाएगी, ये उसके लिए मुसीबत है। नहीं दे पाती है तो गठबंधन के टूटने का डर है। अजित पवार पहले ही गठबंधन से अलग होने की फिराक में हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब वहां चुनाव की तारीखें जब उनमें देरी हो रही है तो उसको भी इन सारी चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है और ये आरोप चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर लग रहे हैं कि ये देरी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अभी केंद्र सरकार नहीं चाह रही है कि वहां घोषित हो चुनाव। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये देखने में आया कि भाई आपने हरियाणा का चुनाव तो महीना भर पहले करा लिया जी, और आप जो ड्यू है महाराष्ट्र का उसको आप डिले करते चले जा रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। तो यानी महाराष्ट्र में चीज़ें अभी बीजेपी के कंट्रोल में नहीं हैं और बाहर कंट्रोल से बाहर है। उनका महायुति जो है उसमें आपस में ही सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे का दबाव है कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा जाए। वो लगातार कैबिनेट की बैठकों में धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, यानी वो अपना चेहरा सामने रख रहे हैं। पोस्टर बाहर भी छिड़ चुका है, कुछ पोस्टरों में एकनाथ शिंदे थे अकेले और फडणवीस नहीं थे, बाकी फिर पोस्टर लगे तो एकनाथ शिंदे नहीं थे, फडणवीस थे। इस तरह की खबरें भी आई। फिर बाद में वो दोनों पोस्टर बदले गए, फिर संयुक्त पोस्टर जारी हुए, इस तरह की चीज़ें आई। वो हवाई रनवे का जो है निरीक्षण करने जाते हैं एकनाथ शिंदे, साथ में देवेंद्र फडणवीस होते हैं और अजीत पवार साथ में नहीं होते हैं। जिस समय वो चल रहा होता है निरीक्षण, उस समय अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, सयाजी शिंदे को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे होते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर हैं, तो उनको अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका है। तो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग इसीलिए अभी चुनाव की घोषणा नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी वहां अभी कंफर्ट महसूस नहीं कर रही है। एकनाथ शिंदे ने भी खूंटा गाड़ दिया है कि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही होगा, बीजेपी उनका चेहरा सामने रखकर ही चुनाव लड़े, ये उनकी डिमांड है। चूंकि वो देख चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ इन्होंने यही खेल किया था। पहले उद्धव ठाकरे को समझा लिया कि कम सीटों पर तुम लड़ जाओ, हम ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे और 2.5 साल का मुख्यमंत्री हो जाएगा, और उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ छल किया। तो अब क्या जो उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी ने किया था, आने वाले समय में बीजेपी पर कोई परिस्थितियाँ बनती हैं तो
एकनाथ शिंदे के साथ भी यही करेगी। ये समझ में आ रहा है एकनाथ शिंदे को। तो संकट में एकनाथ शिंदे भी हैं और संकट में बीजेपी भी है। एकनाथ शिंदे बीजेपी की रणनीति को अच्छी तरीके से समझ गए, तो अब वो पूरी तरीके से चुनाव की घोषणा होने से पहले सारी चीजें अपने नियंत्रण में चाहते हैं। जी बिल्कुल, और ये भी चाहते हैं कि उनको एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्यादा सीटें भी मिले, ताकि और ये दबाव पूरा वो बना रहे हैं, तो उनका ये दोनों ही मुद्दे पर जो दबाव बना रहे हैं कि ज्यादा सीटें मिले, उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके ही चुनाव लड़े एनडीए गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोनों ही शर्तें मानना आसान नहीं है। इन परिस्थितियों में कैसे गठबंधन को शेप दिया जाएगा, इसी तरह से रहेगा या फिर कोई और शेप उसको मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव में जो देरी हो रही है, चुनाव की घोषणा में, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा में ऐसा माना गया कि शायद हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद घोषणा हो जाए, लेकिन परिणाम आए हुए भी एक हफ्ते से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते होने वाले हैं, पर अभी तक वहां चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है। जबकि पहले तो यह समझा जा रहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव शायद उनके साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव भी होंगे। तो ये जो बार बार देरी हो रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी अपने को वहां बहुत कंफर्ट नहीं समझ पा रही है। चुनाव में जाने की स्थितियां उसके अनुकूल अभी नहीं बन पाई हैं, इसलिए वो थोड़ा उसको टालना चाह रही है। इसके अलावा तमाम जो घोषणाएं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर कर रहे हैं, तो यह भी माना जा रहा है कि इस तरह की घोषणाएं लगातार की जानी है। कुछ शायद अभी बची हो, कुछ शिलान्यास या फिर कुछ और घोषणाएं, वो सारी चीजें जब पूरी हो जाएंगी तब वहां चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। यानी यह जो आरोप है कि वो केंद्र सरकार की सलाह पर या उसके कहने के अनुसार काम कर रहा है, उसके निर्देशन में काम कर रहा है, इन सारी परिस्थितियों से ये आरोप पुख्ता होते दिखाई पड़ रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से संग्राम मचा हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर, वहां पर सरकार बन जाने के बाद, बहुमत पा जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद के उस पर पद पर ताजपोशी नहीं हो पा रही है। बार बार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम टल रहा है। तो ये सब चीजें ये हैं जो दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी क्या कुछ चीजें चल रही हैं। एनडीए गठबंधन के भीतर तो चल ही रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सारी चीजें ठीक नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जब कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में बैठक हो रही है, तो इन सारी चीजों पर कि वहां इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मुद्दों की चर्चा, और वहां जो कानून व्यवस्था पर सरकार घिरी हुई है उस पर किस तरह से सरकार को घेरना है या प्रतिक्रिया देनी है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में जाने से ठीक पहले उन्होंने बात की, पत्रकारों से क्या कहा, सुनते हैं एक बार नाना पटोले को। चर्चा होगी आज। देखो, आज हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही है। राज्य के हमारे सभी प्रमुख नेता यहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी रमेश चन्नीथला जी भी उसमें रहने वाले हैं, और आने वाले चुनाव की सब रणनीति यहाँ पर आज तय की जाएगी। सर, माना जा सकता है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो आज डिसाइड हो जाएगा, कांग्रेस कितनी सीटों पर क्लेम करने वाली है, उसको लेकर आज फैसला हो सकता है। देखो, वो तो हमने उस स्टेट लेवल पे ही बहुत सारी चीजों को हमने शॉर्ट आउट कर लिया है। थोड़ी रही है तो कल और परसों की मीटिंग में खत्म हो जाएगी। सीएम टेस्ट को लेके भी कोई चर्चा हो चुकी है पहले से? नहीं, महाविकास आघाड़ी करके हम लोग सब महाराष्ट्र में चुनाव में जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि महायुति में जिस तरह से महाभारत चल रहा है, तो आप सब लोग देख रहे हैं। लास्ट कैबिनेट में राज्य के अर्थमंत्री अजित पवार, वो तो उन लोगों ने बहिष्करण कर दिया। तो ये सरकार में क्या चल रहा है वो आप देख रहे हो। और हमारा महाविकास आघाड़ी का एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र द्रोही सरकार, शिवद्रोही सरकार और गुजरात को समर्पित रहने वाली ये सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर करना। क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने एक निर्णय लिया है कि हमारा महाराष्ट्र शौफुल अम्बेडकर विचारधारा का है, वहाँ पर मोदी और शाह के विचार नहीं चलेंगे। वो जिस तरह से मोदी और शाह ने महाराष्ट्र को अपना एटीएम कार्ड बना के रखा है, वो अब हम नहीं चलने देंगे। महाराष्ट्र को लूटकर उनने जिस तरह से गुजरात में हमारे सब उद्योग लेके गए, उसकी भी लड़ाई महाराष्ट्र में सब जनता हमारे साथ कर रही है, और ये लड़ाई हम जीतेंगे।
तो महाराष्ट्र सरकार पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे वह शिवसेना हो, संजय निरुपम भी आरोप लगा चुके हैं कि ये सरकार गुजरात से चल रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है। जी संजय राउत, माफ कीजिएगा, संजय राउत ने ये आरोप लगाया, शिवसेना के नेता हैं, उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के, उन्होंने भी आरोप लगाया है और नाना पटोले भी यही कह रहे हैं कि ये सरकार, महाराष्ट्र सरकार खुद के फैसले नहीं ले रही है, केंद्र सरकार की बदौलत चल रही है। और अब हरियाणा में भी जिस तरह से केंद्र सरकार यानी केंद्रीय नेतृत्व सीधे हस्तक्षेप करने के मूड में दिखाई पड़ रहा है, अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर वहां भेजा जा रहा है, चूंकि बार बार शपथ ग्रहण की तारीखों को टालना पड़ रहा है। उन स्थितियों में किस तरह से वहां अब जो तारीख दी गई है 17 अक्टूबर की तारीख, उस पर वहां शपथ ग्रहण हो पाएगा या नहीं, लेकिन इस पर नायब सिंह सैनी काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। आसाम में है इस समय, वो गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। उन्होंने क्या कहा इस मामले में, वहां हरियाणा में सरकार बनने को लेकर और मुख्यमंत्री पद पर जो टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है, उस पर सुनते हैं एक बार नायब सिंह सैनी को। लेकिन यह बात तय है कि हरियाणा में अब मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी नायब सिंह सैनी की इतनी आसानी से नहीं होने जा रही है। अमलेंदु जी बिल्कुल, बहुत गंभीर मसला हरियाणा में हो गया है और जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने खूंटा गाड़ दिया है और उन्होंने कह दिया है कि हमारी बात माननी पड़ेगी, और लगातार वो चुनाव के दौरान भी कहते रहे थे। यानी जब अमित शाह कह आए कि नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तब भी राव इंद्रजीत सिंह कहते रहे कि दक्षिण हरियाणा से होगा और अहिरवाल क्षेत्र से होगा। और जब हो गई घोषणा, परिणाम आ गए, तब भी उनका ये बयान आया, सबसे पहले उन्हीं का बयान आया कि चूंकि अहिरवाल क्षेत्र से बीजेपी को सफलता मिली है, उसकी वजह से सरकार बन रही है, तो मुख्यमंत्री भी यहीं का होना चाहिए, यानी कि मुख्यमंत्री उनको होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि चूंकि वो बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, अहिरवाल क्षेत्र के, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहाँ, वो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और बीजेपी में गए इसलिए थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब वो उनका दावा बनता है कि भाई जब उनके दम पे जीत कर आ रही है बीजेपी, तो नायब सिंह सैनी को क्यों बनने दिया जाए। अब अगर विधायकों से चुनाव होगा, तो अगर विधायकों से चुनाव होता है तो समीर जी फिर नायब सिंह सैनी के समर्थन में चीजें नहीं होंगी। अब देखना यह कि क्या खट्टर की वापसी होती है, क्या खट्टर ने भी खूंटा गाड़ दिया है जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने गाड़ दिया है। तो हालांकि टिकट बंटवारे में चली खट्टर की है, तो अगर ऐसा होता तो खट्टर का फिर दांव ज्यादा होगा। तो बीजेपी खट्टर को बनाकर क्या फिर कोई मुसीबत मोल लेना चाहेगी। अब ये है, अगर खट्टर बनते हैं तो फिर ये संदेश जाएगा कि मोदी शाह ने खट्टर के सामने घुटने टेक दिए हैं, जो कि पहले से बातें चल रही थी पूरे चुनाव के दौरान कि मोदी शाह जो है खट्टर के सामने घुटने टेक चुके हैं और सब कुछ खट्टर को दे दिया गया है, खट्टर ही सब कुछ तय कर रहे हैं, टिकट वगैरह सैनी की चली नहीं रही है। तो सैनी के सामने तो संकट साफ तौर पर समीर जी अभी तक तो नजर आ रहा है। अब देखना यह कि खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह कितना जबरदस्ती से अपना खूंटा पकड़े रहते हैं और ये किस हद तक पहुंच सकते हैं। क्या राव इंद्रजीत सिंह जो है वो शंकर सिंह बाघेला बनने की तब बढ़ेंगे, जो गुजरात में शंकर सिंह बाघेला बन गए थे बीजेपी के लिए, क्या उस तब बढ़ेंगे, चूंकि वो जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, और यानी कि उनके विधायक भी उनके साथ मजबूती से खड़े हुए। समीर जी देखिए, ऐसे समय में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, अमित शाह गृह मंत्री हो, ईडी सीबीआई सब कुछ उनके जिम्मे हो और अच्छे अच्छे नेताओं को जो ठीक किया जा रहा हो ईडी सीबीआई के जरिए, ऐसे में अगर बीजेपी के विधायक राव इंद्रजीत सिंह के साथ खड़े हो रहे हैं तो ये समझने वाली बात है। तो अब क्या अपने ही लोगों पे भी ईडी सीबीआई का दिखाया जाएगा। और दूसरी ओर ये भी, इसको भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं, अनिल विज जो लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उनका जो 2 दिन पहले का एक वीडियो है जरूर दिखाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अगर उनको बनाया जाता है, सीधे तौर पर इस तरह से शक्ति प्रदर्शन तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं। और चूंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां सरकार बनाने में सफल हुई थी अकेले दम पर, तब भी अनिल विज मुख्यमंत्री पद के सशक्त दावेदार थे, क्योंकि वो लगातार अपने क्षेत्र से अंबाला कैंट से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार भी बहुत एक कांटे का मुकाबला था, लेकिन अनिल विज जीतने में कामयाब रहे। तो कह रहे हैं कि अगर मुझे बनाया जाता है तो हरियाणा की जो दुर्दशा है वो सब खत्म हो जाएगी और वो हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। वो बाइट होगी तो हम लोग सुनवाएंगे, लेकिन एक फ्रंट उन्होंने भी खोल रखा है अपना, और मजबूती के साथ खोल रखा है। और उन्होंने भी चुनाव के दौरान खोल रखा है, वो पहले से ही पहले से खोला हुआ, बल्कि वो तो 2014 से खोले हुए हैं। वो 2014 में ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और खुद को मुख्यमंत्री समझते थे। और फिर जब नायब सिंह सैनी का मंत्रिमंडल गठित हुआ, उसमें उनको जगह नहीं मिली, तो उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी। और उन्होंने यहाँ तक कि किसानों को भी जाकर यह भी कह दिया था कि गृह मंत्री वो थे, तो उस नाते किसानों पर जो अत्याचार हुए उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं कि बीजेपी सरकार ने अत्याचार किया। यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि बीजेपी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किए थे। तो ये बीजेपी को फंसाने वाली चीजें भी थी। अब जिस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने अपने को रखा और फिर
आखिर में ये क्या कहा उन्होंने कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास में होगी। पत्रकारों से ये कह दिया। तो अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री निवास में पत्रकारों से मुलाकात अनिल विज की होती है कि नायब सिंह सैनी की होती है कि खट्टर की होती है कि राव इंजीत सिंह की होती है, ये देखना होगा। हालांकि कोई नया चेहरा भी आ सकता है, कोई नया चेहरा भी आ सकता है। हालांकि मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद नायब सिंह सैनी जो है वो बता रहे हैं कि मैंने यहाँ आशीर्वाद ले लिया है और मेरा मामला सब ठीक ठाक है और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। एक बार सुनते हैं नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में जो सरकार गठन को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर जो घमासान चल रहा है, उस पर क्या कहा उन्होंने गुवाहाटी में। हरियाणा की जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप? मजबूती से लग करके हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो विकास की एक नई गति चली है, जो भेदभाव हरियाणा के साथ बरता जाता था क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर, परिवारवाद के नाम के ऊपर, और जिस प्रकार से युवाओं की अनदेखी होती थी, किसान की अनदेखी होती थी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, ये सरकार मजबूती से हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार का दायित्व होगा। हम मजबूती से सर, लेजिस्लेटर पार्टी का जो मेंबर्स का मीटिंग होगा और टेकिंग सेरेमनी से पहले, सर वो कब होगा सर? वो 16 तारीख को होगा और 16 तारीख को हमारे जो इंचार्ज लगे हैं, जो ऑब्जर्वर आए हैं, आदरणीय अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या माँ के चरणों में मुझे आने का, शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। तो नायब सिंह सैनी ये बार बार बता रहे हैं कि ये वो जो मैंडेट मिला है, जो 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली हैं, उसके केवल और केवल उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। जबकि चुनाव के पहले की स्थितियां ये थी कि नरेंद्र मोदी वहां प्रचार करने से कतरा रहे थे। महज 4 रैलियां उन्होंने की और चुनाव से 2-3 दिन पहले ही उन्होंने वहां प्रचार कार्य छोड़ दिया था। महाराष्ट्र और झारखंड में वो सभाएं कर रहे थे, यानी वहां पर वो उम्मीद नहीं देख रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि वहां के लोग प्रधानमंत्री की रैलियां नहीं चाह रहे थे। लेकिन नायब सिंह सैनी का बार बार यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की वजह से वहां सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी है, इसका एक बड़ा अर्थ भी है। इस तरह से वो अपनी दावेदारी को, यानी केंद्रीय स्तर से अपने पक्ष को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमित शाह के साथ ऑब्जर्वर के तौर पर मोहन यादव को भी भेजा जा रहा है, इसका मतलब सब भारतीय जनता पार्टी को यह दिख रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी किस तरह से है। और जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि वो खूंटा गाड़ कर बैठ गए हैं कि अगर बनेगा तो इधर से ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब यह चीज देखना है कि राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी को किस तरह से नजरअंदाज कर पाती है भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल समझ लीजिए, देखना होगा। चूंकि एक तो बीजेपी जिस तरीके से ओबीसी में बढ़ना चाहती है और अब ये बताना चाहती है कि अब यादवों में भी उसका प्रभाव है। इधर बिहार का चुनाव आ रहा है तो ये भी बताना है कि बिहार में भी वो कुछ करेगी। तो अब ये राव इंद्रजीत सिंह ने जिस तरीके से खूंटा गाड़ दिया है, तो अब ये राव इंद्रजीत सिंह एक तरीके से देखा जाए तो वो गले की फांस बन गए हैं बीजेपी की। अब अमित शाह किस तरीके से ये गले की फांस निकालते हैं, किस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह को मनाते हैं, यहाँ आश्वस्त तो नजर आते हैं नायब सिंह सैनी। लेकिन समीर जी, उनकी जो थोड़ी सी आप भाव भंगिमा पर गौर कीजिए तो वो अभी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर नहीं आ रहा है। वो आशंकित है। वो भी कह रहे हैं कि 16 तारीख को वो हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, भारत के गृह मंत्री और मोहन यादव जी, और तब लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक होगी तो हमारे विधायक जो हैं वो चुनाव करेंगे। यानी अभी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के वो नहीं चुने गए हैं। अभी जो है बैठक नहीं हुई है, बैठक होगी उसमें तय होगा। अब बैठक होती है तो बैठक में क्या विधायकों की राय ली जाएगी, क्योंकि बीजेपी आरोप ये लगता रहता है कि ऊपर से पर्ची निकल कर आ जाती है। लेकिन समीर जी, अब लग ये रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पर्ची का मुख्यमंत्री निकला था,
हरियाणा में बीजेपी को पर्ची खोलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और पर्ची अगर इतनी आसानी से खुल रही होती तो किन्हीं राजनाथ सिंह, किन्हीं कैलाश विजयवर्गीय, किन्हीं जेपी नड्डा को भेजकर पर्ची निकाल दी जाती। जी बिल्कुल। और ये मोहन यादव को जो ये कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह को कन्विंस करने के लिए भेजा जा रहा है, तो आपको याद होगा अमलेंदु जी, मोहन यादव उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने गए थे। उन इलाकों में उनको भेजा गया था जो यादव बहुल इलाके थे, लेकिन कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। यानी मोहन यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का भले ही बना दिया गया है, लेकिन उनका प्रभाव कहीं दूसरे में जगहों पर या फिर यादव कम्युनिटी में उस तरह का प्रभाव पड़ने लगे जिस तरह से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव का प्रभाव होता था, या फिर अखिलेश यादव का इस समय है या तेजस्वी यादव का है, वैसा कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब वो राव इंद्रजीत सिंह को मनाने में, उनको कन्विंस करने में कितना वो सफल हो पाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का वहां जाना यह जरूर मायने रखता है। और इन स्थितियों में अब महाराष्ट्र को लेकर अब चुनाव की चूंकि जो अब पूरा का पूरा केंद्र बिंदु रहेगा राजनीति का, महाराष्ट्र को ही रहना है। आने वाले दिनों में चुनाव की घोषणा होनी ही है। चुनाव आयोग भले ही देरी कर रहा हो, किस वजह से देरी कर रहा है ये तो अब चुनाव आयोग ही बता सकता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उसको चुनाव की घोषणा महाराष्ट्र में करनी ही है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव की घोषणा होनी है, तो माफ कीजिएगा झारखंड में भी चुनाव की घोषणा होनी है। तो इन स्थितियों में अब जो मुख्य केंद्र रहेंगे वो महाराष्ट्र और झारखंड रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। आज एक बड़ी बैठक बुलाई है महाराष्ट्र के नेताओं के साथ, वहां महाराष्ट्र के मामलों पर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र अब इस समय भी वहां की राजनीति गरमाई हुई है, जिस तरह से वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती दिख रही है, कमजोर होती दिख रही है। क्या आज की बैठक में बातचीत होनी है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कानून व्यवस्था पर महाराष्ट्र सरकार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार भी घिरी नजर आ रही है। वहां जिस तरह से दशहरे के प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर, मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर जैसे वहां पर जिस तरह से बवाल हुआ है, जिस तरह से वहां दो समुदायों के बीच एक घटनाएं हुई है, तो उस पर अब कुछ अपडेट है। और वहां दोनों ही तरफ से काफी ज्यादा एक नाराजगी दिख रही है, गुस्सा दिख रहा है, और सरकार पर, प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने पहले तो मामले को बिगड़ जाने दिया और उसके बाद फिर उसको टैकल भी नहीं कर पाई है। जी जी बिल्कुल जी। बहराइच का जो महसी है वहाँ बवाल बढ़ गया है, अभी खबर ये आ रही है, और वहाँ पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा है और तनाव वहाँ बढ़ गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था बुरी तरीके से फेल हो रही है। यानी कि जो दावा किया जाता था कि डबल इंजन की सरकारें हैं, बड़ी अच्छी कानून व्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश का बताया जाता था बहुत अच्छी कानून व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था सब खुलकर सामने आ रही है। देखिए समीर जी, है क्या कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग सांप्रदायिक विभाजन की नीति अपनाएंगे, जब मंच से घोषणा करेंगे प्रधान स्वयंसेवक की वो कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें बढ़ेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप तो कपड़ों से पहचान लें और फिर जो ज़मीन पे जो है लोग, उससे आप कहें कि आप शांति से रहिए। तो जब आप भड़काने का काम करते हैं तो वो प्रेरणा उसी से ली जाती है। तो इसके लिए कानून व्यवस्था एक तरह से देखा जाए सरकारों में बैठे हुए लोग जो हैं वही खराब करते हैं समीर जी। जी बिल्कुल। और कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार घिरी हुई है, और केवल वही नहीं बल्कि दिल्ली से लगे गाजियाबाद में भी ये स्थितियां बड़ी खराब होती दिख रही हैं। रविवार को डासना में जो मंदिर के वहां महंत हैं यति नरसिंहानंद, उनके समर्थक वहां पर जबरन एक पंचायत करने वाले थे। हालांकि पुलिस ने उनको वहां से भगा दिया, लेकिन जिस तरह से उस पंचायत का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक कर रहे हैं, उन सब स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार को कई मोर्चों पर वो विफल हो रही है, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है। बहराइच की घटना पर अब वहां इंटरनेट की सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं और काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि पहले वहां की घटना को ठीक से टैकल नहीं किया गया, जानबूझकर उसको खराब करने की कोशिश की गई। क्यों की गई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब स्थितियां बिगड़ने के बाद उसको नियंत्रित भी नहीं कर पा रही है सरकार, प्रशासन वहां उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और लगातार वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं। इन सारी खबरों के बीच महाराष्ट्र में भी जिस तरह से सरकार कानून व्यवस्था के मामले में घिरी है, विपक्ष हमलावर है, उसमें अब कांग्रेस पार्टी की आज की बैठक में महाराष्ट्र के नेताओं के साथ वहां चुनावी रणनीति पर तो बात हो ही रही है, कानून व्यवस्था पर भी सरकार के खिलाफ किस तरह से वहां करना है, उसको किस तरह से घेरना है, इन सारी चीजों पर इन पर रणनीति भी बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन कानून व्यवस्था ही नहीं
बिल्कुल ये साफ है अमलेंदु जी कि जो महाराष्ट्र की घटना खास तौर पर है वो कानून व्यवस्था से कहीं आगे की घटना है। और चूंकि बाबा सिद्दीकी उस शिवसेना के उस धड़े के नेता थे, बड़े नेता थे अजीत पवार के, जो कि उसी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल समीर जी, बहुत गंभीर घटना है और इसके जरिए जिस तरीके से सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं ये और ज़्यादा खतरनाक है। एक तो इस घटना को जोड़ा जा रहा है कि साहब वो लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के, अरे भाई सलमान खान तो मोदी जी का नज़दीकी है, प्रचार करता है मोदी जी के लिए, पतंग उड़ाता है मोदी जी के साथ में, तो ये किसके लिए? तो ये जो चीज़ें की जा रही है बहुत ख़तरनाक है और जिस तरीके से इसको पॉलिटिकल मतलब एक तरीके से सांप्रदायिक इसका रूप देने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पे समीर जी ये छोटी मोटी घटना नहीं है। कोई भी इस तरीके का अपराधी जब तक कि सत्ता का संरक्षण हो नहीं हो सकता। संजय राउत लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि गुजरात में वो साबरमती जेल में है, वहाँ से कैसे संचालित कर रहा है। पप्पू यादव ने इस पर सवाल उठाया है। और देखिए समीर जी है क्या, जेलों के अंदर जिस तरीके से जानें ली जा रही हैं, मुन्ना बजरंगी की उत्तर प्रदेश में हुई, मुख्तार अंसारी के ऊपर हुआ हमला जिस तरीके से, और उसको बताया गया कि साधारण है, अब वो ठीक है, अब वो जांच का विषय है कि कैसा है क्या नहीं है। लेकिन अतीक अहमद भी गुजरात में ही बंद था और गुजरात से यहाँ ट्रांसफर होकर आया था। तो ये गुजरात कनेक्शन क्या है? अभी खबर आ रही है गुजरात में काफ़ी ड्रग्स पकड़े गए हैं 5,000 करोड़ से ज़्यादा के। तो ये सब चल क्या रहा है गुजरात में? तो इसको लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं तो ये अब बीजेपी के लिए चीज़ें कठिन होती जा रही हैं, क्योंकि शिवसेना जो है उद्धव गुट की वो लगातार ये हमले कर रही है कि ये सरकार गुजरात से गवर्न हो रही है और गुजरात के दो जो जोड़ी है वो पूरी सरकार को गवर्न कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है, वो गुजरात से संचालित कठपुतली है। जी बिल्कुल। और गुजरात कनेक्शन को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में इस समय पूर्ण बहुमत पाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर पेच फंस गया है, नायब सिंह सैनी की ताजपोशी पर ग्रहण लग रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था के मामले में सरकार घिरी नजर आ रही है, चुनाव की वहां घोषणा हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इन सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग भी अब सवालों के घेरे में आता जा रहा है। सवालों के घेरे में तो हरियाणा चुनाव के बाद से ही है। कांग्रेस पार्टी उस पर हमलावर है, उसको तमाम दस्तावेज और सबूत सौंपे गए हैं, उसके जवाब का इंतजार है। लेकिन महाराष्ट्र की घटनाएं और फिर चुनाव की घोषणा में देरी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर सीधे केंद्र सरकार पर आक्षेप लग रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप यह कि इन तमाम घटनाओं का कनेक्शन गुजरात से जोड़कर यानी केंद्र सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। तो इन सारी चीजों पर आपको लगातार अपडेट डीबी लाइव पर हम आपको देते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे तमाम विश्लेषण भी आप सुन सकते हैं डीबी लाइव पर। और इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।